हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, उसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और हमारे इस एक्ट के अंदर इसके अंदर क्या प्रोविज़न की बात की गई है और इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी बड़ी जल्दी लाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। हम ये तमाम लोग जानते हैं कि बहुत पहले समय से हमारी सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और उसकी असेसमेंट करना। जो एक करेक्ट असेसमेंट होती है या फिर एक एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है इज एन एलेबोरेट सिस्टम ऑफ लैंड रिकॉर्ड। वो एक सिस्टम होता है लैंड रिकॉर्ड का, उसको मेंटेन करना, उसको टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना। ये एक तरह का डिटेल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है, जो लैंड के अनुसार उसको राइट वहाँ पे मिला है, ये उसको कन्फर्म करता है, ये वहाँ पे उस राइट की बात करता है। दोस्तों, जो आपकी गवर्नमेंट है वो रिलाई करती है ऑन दीज रिकॉर्ड टू सर्टेन द राइट्स ऑफ ए पर्सन ऑन द रिस्पेक्टिव लैंड। ये इसके अंदर बात की गई है। अब हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। दोस्तों, जो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है ये एक तरह का कलेक्शन होता है वेरियस रेवेन्यू पेपर्स का रिगार्डिंग एन एस्टेट। जो पेपर्स क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़रा भी आपने वीडियो स्किप की तो आपको समझ नहीं आएगा पूरी वीडियो के अंदर ही। दोस्तों, जो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है ये एवरी विलेज के लिए, एवरी एस्टेट के लिए, सब एस्टेट के लिए मेंटेन होता है और वहाँ पे वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स, रेंट पेबल, सेसेस, नेम्स ऑफ द ओनर एंड टेनेंट एंड देयर ओब्लिगेशन एंड राइट्स। ये उनको कंटेन करता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू तो वहाँ पे जो आपका ऑफिसर होता है वो उसको डिटरमाइन करता है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। ये इसके अंदर यहाँ पे बात की गई है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम ये तमाम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो गांव के अंदर रहती है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर लोगों का इंटरेस्ट होता है। जब तक वहाँ पे एक एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है तो वहाँ पे आप किसी के राइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई डिस्प्यूट उठता है लैंड से रिलेटेड, उसको आप सेटल नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपका जो एक सिस्टमेटिक मेंटेनेंस होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो आपकी सरकार है वो बाध्य है आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लैंड के ऊपर। अगर किसी भी लैंड के ऊपर आपका अधिकार है तो वो सरकार की ड्यूटी बनती है वो उस राइट को प्रोटेक्ट करने की। ये इसके अंदर यहाँ पे बात की गई है। अब हम समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लाने का मतलब क्या है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है रिकॉर्ड ऑफ राइट का इज टू द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पर्सन हु इज लाइबल टू पे सच अमाउंट। अगर कोई पर्सन लैंड रेवेन्यू पे करता है या फिर लाइबल है पे करने के लिए तो उससे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अगर हम एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात करें तो वहां पे चैप्टर 4 के अंदर ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात की गई है और पीरियडिक रिकॉर्ड्स की बात की गई है। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ बात करूंगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। दोस्तों, सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 34A तक डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में और पीरियडिक रिकॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हमें 5 तरह से डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। इसका जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है शाजरा किस्तवार, दूसरा है शाजरा नसब, जमाबंदी, वाजिबुल-अर्ज और नक्शा बर्तन। हम इनको डिटेल में समझेंगे, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शाजरा किस्तवार क्या होता है। दोस्तों, जो आपका सेक्शन 32 है वो प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एनी एस्टेट और एनी सब एस्टेट। जहां आपके डॉक्यूमेंट यूज होने हैं वो सेक्शन 32 बात करता है। दोस्तों, पहला हमारे पास आता है शाजरा किस्तवार।
ये एक तरह का ओरिजिनल फील्ड मैप होता है जो कोई भी पटवारी प्रिपेयर करता है। पटवारी भी हम तमाम लोग जानते हैं कि एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई है, क्लासेस क्या है ऑफिसर की या फिर उनकी पावर क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ किस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, एक फील्ड मैप होता है और एक तरह के मुसाबी का एक अपडेटेड वर्जन होता है। मुसाबी भी एक फील्ड मैप होता है, लेकिन जो शाजरा किस्तवार होता है वो उसका एक अपडेटेड वर्जन होता है। ये किसी भी प्रॉपर्टी जो किसी भी एस्टेट के अंदर है या फिर सब एस्टेट के अंदर है, उनका एक डिटेल प्लान होता है। किस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, बाउंड्रीज क्या है, कितना कौन सी लैंड है, वो कैसे कल्टीवेट होती है, वो इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं। इसका फोर्थ पॉइंट बोला गया है कि इट शुड बी प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली बेस्ड अपॉन एन एक्यूरेट फील्ड सर्वे। कि मतलब कि जो रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिपेयर होंगे शाजरा किस्तवार के अंदर, ये एक्यूरेटली प्रिपेयर होंगे और ये प्रिपेयर होंगे सर्वे जो फील्ड के अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर होंगे। जो आपका शाजरा किस्तवार होता है ये प्रिपेयर होता है कपड़े के ऊपर, जिसको हम लट्ठा बोलते हैं। ये पटवारी के पास होता है या फिर एक कानूनगो के पास होता है, जो आपने कभी न कभी देखा होगा। दोस्तों, ये डे टू डे मेंटेन होता है। जब भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंजेस आते हैं, कोई बाउंड्री चेंजेस आते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कोई बेच रहा है, तो वहां पे ये डे टू डे चेंज इसके अंदर होता रहता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये रेगुलरली चेक होता है बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द स्पॉट। जहां भी हम ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सर्वे के अंदर, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गलती होती है तो कहीं ना कहीं जो भी कोई भी लैंड का ओनर है, होल्डर है या फिर टीनेंट है, उसका राइट वहां पे इफेक्ट होता है। तो कोई भी गलती यहाँ पे मान्य नहीं होती है। कोई भी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो ये ऑन द स्पॉट जो है वो चेक्ड होते हैं बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। ये इसके अंदर बात की गई है। और हर फील्ड के लिए, हर एस्टेट के लिए, हर सब एस्टेट के लिए एक सेपरेट फील्ड मैप होता है, जिसको हम शाजरा किस्तवार बोलते हैं। एक अपडेटेड वर्जन होता है मुसाबी का ये। तो दोस्तों, ये था हमारे पास शाजरा किस्तवार। अब हम समझते हैं शाजरा नसब क्या होती है। दोस्तों, ये जीनोलॉजिकल ट्री होता है या फिर एक पेडिग्री टेबल होता है किसी भी लैंड ओनर का। अगर मैं सिंपल टर्म में आपको मीनिंग समझाऊं तो उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि ये पुश्तैनी चीजें इसके अंदर मेंशन होती हैं, कि पुश्तैनी जमीन है, कि ये परिवार जो उस लैंड का ओनर होता है, जिस उस होल्डिंग का ओनर होता है, वो कहाँ से आया है, इसकी पुश्तें क्या करती थी, कितनी लैंड है, कब ये बेची गई, कब लैंड खरीदी गई। तो इसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं। मतलब कि ये इनहेरिटेंस को इसके अंदर मेंशन करता है। जो ये शाजरा नसब होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है और ये प्रिपेयर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कोई भी कास्ट है उसके बेस पे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता है जब ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है तो वो कास्ट के आधार पे करता है। और जब कोई भी ऑफिसर आपको कास्ट का सर्टिफिकेट इशू करता है तब वो इसी के आधार पे करता है। वो पहले शाजरा नसब को चेक करता है, उसी के आधार पे आपको कास्ट का सर्टिफिकेट इशू होता है। ये अटैच होता है स्टैंडिंग ऑर्डर से और ये पार्ट है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का। ये इसके अंदर बात की है। अगर इसके हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ SC एंड ST लैंड ओनर्स एंड टीनेंट्स। मैंने यहाँ 2 ही कास्ट मेंशन किए हैं, लेकिन ये हर कास्ट के लिए ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है। जो उनके लैंड ओनर होते हैं, टीनेंट होते हैं, उनका रिकॉर्ड शाजरा नसब के अंदर मेंशन होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी कोई सर्टिफिकेट इशू होता है कास्ट के नाम पे या फिर ट्राइब के नाम पे, कोई भी ऑफिसर उसको इशू करता है तो वो डॉक्यूमेंट इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। मतलब कि वो डॉक्यूमेंट इशू करेगा शाजरा नसब के बेस के ऊपर ही। तीसरा पॉइंट बोलता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज एन एड टू डिसाइड इनहेरिटेंस केसेस बाय रेवेन्यू ऑफिसर। अगर कहीं भी कोई केस आता है इनहेरिटेंस से रिलेटेड तो कोई भी ऑफिसर उसको डिसाइड करेगा शाजरा नसब के डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर ही। ये इसके अंदर बात की गई है। तो अब हम समझते हैं जमाबंदी क्या होती है। दोस्तों, एक तरह का रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है किसी भी विलेज का, किसी भी एस्टेट का, किसी भी सब एस्टेट का। ये हर फील्ड के लिए, मतलब कि हर एस्टेट के लिए, सब एस्टेट के लिए अलग से बनता है। और ये रजिस्टर होता है किसी भी होल्डिंग का, कोई भी ओनर है उस होल्डिंग का या फिर कोई भी टीनेंट है उस होल्डिंग का। ये इसके अंदर बात की गई है। दोस्तों, आपका पटवारी किसी भी जमाबंदी की 2 कॉपीज तैयार करता है। जो उसकी एक कॉपी होती है वो डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड के अंदर रखी जाती है और दूसरी कॉपी होती है वो पटवारी के पास रहती है। जब भी पटवारी जमाबंदी को प्रिपेयर करेगा तो वो सभी एस्टेट के लिए, मतलब कि वो फॉर एवरी एस्टेट वो एक अलग से डुप्लीकेट भी प्रिपेयर करता है।
जो डुप्लीकेट वो प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज एग्जिस्टिंग एंड चेंजेस रिकॉर्डेड इन द म्यूटेशन रजिस्टर खसरा गिरदावरी रजिस्टर फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब कि हर 5 साल के बाद वो चेंजेस जो है वो एवरी स्टेट के लिए रिकॉर्ड करेगा इन रजिस्टर के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि जब कोई भी चेंज होता है इन लैंड, जो राइट किसी भी लैंड ओनर के होते हैं, टेनेंट के होते हैं, वो जमाबंदी के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं आफ्टर द 5 ईयर्स। दोस्तों कोई भी चेंज होता है रिगार्डिंग टाइटल इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एस्टेट कमिंग इनटू द नोटिस ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी आर ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन जमाबंदी अकॉर्डिंग टू सेट प्रोसीजर। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी चेंजेस होता है रिगार्डिंग टाइटल इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर किसी भी लैंड से रिलेटेड, तो वहां पे वो जमाबंदी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है आफ्टर द 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू सेट प्रोसीजर। यहाँ पे ये बात की गई है। इन केस ऑफ ओनर जमाबंदी के अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं। पहली उसका फादर नेम, दूसरा उसकी गोत्र या फिर सब ट्राइब, तीसरी उसकी ट्राइब क्या है, उसकी कास्ट क्या है, और चौथा वो रहता कहाँ है। ये इन केस ऑफ ओनर होता है। और इन केस ऑफ टीनेट या फिर कल्टीवेटर उनके अंदर भी ये चीजें लिखी जाती हैं। दोस्तों जो आपका स्टेटस होता है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो ओनर होता है उसके लिए मौरूसी वर्ड यूज होता है, और जो आपका टीनेट होता है या फिर कल्टीवेटर होता है उसके लिए गैर मौरूसी वर्ड यूज होता है। दोस्तों तो हमने पढ़ लिया जमाबंदी। अब हम समझते हैं कि वाजिबुल अर्ज क्या होता है। ये एक तरह का स्टेटमेंट ऑफ कस्टम होती हैं जो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एस्टेट के अंदर बात की गई है। दोस्तों अगर किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी विलेज के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर कोई कस्टम चला रहा है बहुत पहले से, तो वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होता है। जो आपका वाजिबुल अर्ज होता है इसको रिवाइज करता है तहसीलदार, उसके पास ये पावर होती है जिसको हम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई भी चीज लॉ बन गई है तो वो इसके अंदर मेंशन नहीं होती है क्योंकि वो कस्टम नहीं रहती है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टम की बात की गई है जो किसी भी एरिया के अंदर, विलेज के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर चल रहे होते हैं। दोस्तों इसका 4th पॉइंट बोलता है अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम एंट्रीज करते हैं वो बाद में डुप्लीकेट पाई जाती हैं, तो जो आपका कलेक्टर होता है और जो आपका असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होता है यानी कि तहसीलदार होता है, वो इस मैटर को देखता है। दोस्तों मैंने इनकी क्लासेस क्या होती हैं ऑफिसर की, इनकी पावर्स क्या होती हैं, उसकी वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर वीडियो आपको मिल जाएगी वो आई बटन के अंदर, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कस्टम है जो उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों जो आपकी शामलाट लैंड होती है, जो उसकी कल्टीवेशन होती है फिर मैनेजमेंट होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। शामलाट लैंड वो होती है जो किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को बिलोंग करती है या फिर किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, वो इसके अंदर मेंशन की गई है। दूसरी बात यहाँ पे की गई है शामलाट दह की। दोस्तों शामलाट दह ऐसी लैंड होती है जो किसी विलेज की लैंड होती है, मतलब कि जो कॉमन विलेज प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर मेंशन की गई है। जैसे आपके ग्रेजी ग्राउंड हो गए, आपके बुरियल ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे पशु चढ़ते हैं, जैसे कोई कब्रिस्तान है जहाँ हम बॉडीज को जलाते हैं, वो इसके अंदर मेंशन की गई है। दोस्तों कोई भी कस्टम रिगार्डिंग है इरिगेशन ऑफ द लैंड, वाटर मिल्स या फिर टैंक्स या स्ट्रीम से रिलेटेड है, वो भी इसके अंदर मेंशन होते हैं। कोई भी राइट्स है किसी भी गवर्नमेंट्स का रिवर्स के ऊपर, स्ट्रीम्स के ऊपर जो रिलेटेड है फिशरीज से, वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। इसका लास्ट पॉइंट है अगर कोई भी इंपॉर्टेंट रिवाज है, मतलब कि अगर किसी विलेज के अंदर, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के अंदर रिवाज चल रहा है, वो इसके अंदर आता है। लेकिन जो रिवाज होगा वो अकॉर्डिंग टू सक्सेसर नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे एक ही परिवार नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कम्युनिटी होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए, किसी विलेज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। दोस्तों अब हम लास्ट में समझते हैं कि नक्शा वर्तन क्या होता है। दोस्तों ये एक फॉरेस्ट राइट्स की बात करता है किसी विलेज कम्युनिटी के लिए जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये पहले इस चीज के अंदर मेंशन नहीं किए थे, ये बाय द ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ एचपी ऑन 12 जनवरी 1996 के अंदर इनको ऐड किया गया था अंडर सेक्शन 32(2)D के अंदर। दोस्तों ये एक तरह का राइट्स होते हैं ऑफ द यूज ऑफ लैंड होल्डर और वन और मोर एस्टेट्स ओवर गवर्नमेंट बेस्ड लैंड्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट की बेस्ड लैंड होती है उसके ऊपर ये राइट्स को कन्फर करते हैं। लेकिन जो राइट्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे वो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी रिकॉर्ड की जाएंगे बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ड्यूरिंग सेटलमेंट। जब भी किसी प्रॉपर्टी की सेटलमेंट होती है
वहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि ये गवर्नमेंट की बेस्ड लैंड है, वहाँ पे इन राइट्स को जो है वो कन्फर किया जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि ऐसी कोई भी इंक्वायरी, ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की जाएगी ऑन द स्पॉट इन द प्रेजेंस ऑफ राइट्स होल्डर, जो राइट होल्डर होगा उसकी प्रेजेंस में ये इंक्वायरी कंडक्ट होगी, ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट रिकॉर्ड एंड अदर एविडेंस। ये थे इसके 3 पॉइंट। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो इसके अंदर बात की गई है। इसके अंदर पहला राइट आता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मतलब कि जहाँ पे पशु चरते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है वुड्स फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज, मतलब कि जो लकड़ी यूज़ होती है डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए, आप उनका यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट से। तीसरा हमारे पास ग्रास आता है जो पशुओं के लिए चारा आता है, ये इसके अंदर बात की गई है। फोर्थ हमारे पास आता है स्टोन्स फॉर डोमेस्टिक यूज़। फिफ्थ हमारे पास आता है स्लेट, सॉयल या फिर चूना जो कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सिक्स के अंदर हमारे पास वाटर आता है जिसको हम एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेंस खुद के लिए भी यूज़ कर सकता है। सेवन्थ में हमारे पास पाथ या फिर रोड आता है। एट्थ में हमारे पास आता है फायर वुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ ओनली। एंड नाइन्थ में हमारे पास आता है ऐसे कोई फ्रूट्स जो जंगल के अंदर पाए जाते हैं या फिर ऐसी कोई हर्ब्स जो जंगल के अंदर मिलती हैं। एंड लास्ट में हमारे पास आता है एनी अदर। यह आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका स्टेट का फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू का हेड होता है, वो इस चीज़ के अंदर यहाँ पे मेंशन करता है, उसके पास ही पावर होती है कि ऐसे कोई भी राइट्स को वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर आते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इस मंथ के अंदर जो हमारा एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। जो इसके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।